देखना है एल्काइल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का नामकरण या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो जो नामकरण है उसको IUPAC नामकरण के आधार पे इनका भी नामकरण किया जाना है। तो जो हम लोग देखे थे या जो होता है RX या फिर होता है C6H5X। तो RX वाला जो रहेगा वो एल्किल हैलाइड कहलाता है। R का मतलब कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है और C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन के साथ जब हैलोजन रहेगा तो यह कहलाएगा एराइल हैलाइड। तो इन सब का नामकरण देखेंगे तो इसमें जो है साधारण तंत्र में एल्काइल समूह को पहले लिखा जाता है, उसके बाद हैलाइड को लिखते हैं। जब साधारण नामकरण करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जो एल्काइल ग्रुप है या फिर एरिल ग्रुप है इसको पहले लिखते हैं, जैसे कि मेथिल और यहाँ पे क्लोरीन है तो मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरीन है तो बेंजील क्लोराइड। लेकिन जो IUPAC नामकरण है उनमें नामकरण के आधार पर जब देखेंगे तो क्लोरोब्रोमो को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उस जो एल्किल या एरिल ग्रुप रहेगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे नामकरण लिखने के लिए बहुत सारे समूहों को बताया गया है। तो जो CH3 है, जैसे कि CH3 है इसको बोलते हैं मिथाइल और इसी में ये एक कार्बन है CH3, तो ये किससे बना है, मेथेन से बना है, CH4 से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। जब इसमें C2H5 रहता है तो ये किससे बना है, C2H6 एथेन से बना है, ये एथेन से बना है C2H5, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल कहते हैं। उसके बाद प्रोपाइल, अगला देखेंगे, देखो पहला था CH3, ये था मिथाइल, अब था C2H5, ये था इथाइल। अब देखेंगे तीसरा, एक कार्बन था इसमें दो कार्बन है, ये CH4 से बना है, ये किससे बना है, C2H6 से बना है। इसी प्रकार C3H8 से क्या बनेगा, यहाँ पे C3H7 बनेगा। तो C3 जो H7 है इसको क्या कहा जाता है, प्रोपाइल, क्योंकि इसका नाम है प्रोपेन, तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। और प्रोपाइल जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर इसमें का तीनों कार्बन को फैला करके लिखेंगे अलग अलग तो यह हो जाएगा CH3, CH2 और CH2, 3 कार्बन और 7 यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जब सीधे लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, और नॉर्मल के लिए छोटा सा n लिखते हैं और यहाँ पे आता है प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन जब इसको ब्रांच के रूप में या शाखा के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 3 कार्बन तो मेन रहेगा, उसके बाद इसमें यहाँ देखो इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन था, इसमें 2 था, इसमें 2 था, और यहाँ से कोई ग्रुप इसमें आके जुड़ने के लिए खाली रहता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें के तीसरे कार्बन से कोई ग्रुप आकर के इसमें जुड़ सकता है, जैसे कि हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन जब 3 कार्बन है और जो 7 हाइड्रोजन था, इसमें का 3 हाइड्रोजन इसके पास रहता है, 3 इसके पास रहेगा और 1 इसके पास रहेगा, तो इसकी जब संयोजकता देखेंगे इस कार्बन की तो 3 और 1 बंद बना के 4 पूरा हो गया, इसमें का 3 और 1 4 बंद बना के इसकी संयोजकता भी पूरा। इसमें देखेंगे तो 1 2 और ये हाइड्रोजन 3 ठो संयोजकता पूरा है। तो इसमें अगर हैलोजन को ला करके जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जुड़ता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो बीच वाले कार्बन से जब कोई चीज जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है प्रोपाइल। तो प्रोपाइल रहेगा, लेकिन सामने में क्या लगेगा, आइसो प्रोपाइल लगता है, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। तो जब सीधी श्रृंखला तो नॉर्मल प्रोपाइल, और जब शाखित श्रृंखला
या फिर ब्रांच वाला श्रृंखला तो उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अगर जो ब्यूटाइल है, अगर 4 कार्बन वाला देखेंगे यहाँ से C4H9, इसी के नीचे आते जाएंगे इसी चैन में, तो C4H9 जो है इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, इसको भी इसी प्रकार से जब सीधे लिखेंगे तो कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा में आता है CH3, CH2, CH और CH3। इसमें कार्बन हाइड्रोजन को गिन लेना। पहला जब इस प्रकार से सीधे लिखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल एक हुआ। दूसरा देखते हैं तो CH3, CH2, CH और CH3, और यहाँ से जाकर के कोई सा ग्रुप यहाँ पे जैसे कि हेलोजन आकर जुड़ेगा। तो यहाँ से जब जुड़ने के लिए खाली रहता है तो इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन डायरेक्ट रूप से इससे अटैच है और इससे अटैच है, तो 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट रूप से अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन बोलेंगे। तो इसका नाम है ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री ब्यूटाइल या द्वितीयक ब्यूटाइल। इसी प्रकार से अगर इसी में अगर देखते हैं C4H9 का एक और सूत्र, तो CH3, CH, CH3, ये CH है, यहाँ पे रहेगा CH3, CH3 और ये CH2। इस प्रकार से अगर इसमें जुड़ा रहेगा तो ये 1, 2, 3 ग्रुप कार्बन ऐसे नाम करेंगे, और बीच वाले से यहाँ पे CH2 जुड़ा है और इससे अगर कोई ग्रुप आकर के जुड़ना चाहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। या ब्यूटाइल है, इसी का रूप है। तो बीच वाले से, जैसे उसमें बीच वाले से जुड़ा है वैसे इसमें बीच वाले से निकल करके जुड़ेगा तो ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। और ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन एक ही अन्य कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं तृतीयक ब्यूटाइल। तृतीयक ब्यूटाइल में जो एक कार्बन है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा। ये चौथा कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्ट ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। अब संयोजकता देखेंगे तो इसमें इसकी संयोजकता 4 पूरा है, इसका 4 है, इसका 4 है, यहाँ पे कोई ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तो इस प्रकार का जो ब्यूटाइल बनेगा उसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटाइल। तो ये हो गया इनका नामकरण करने का विधि की आइसो किसको बोलेंगे, नॉर्मल किसको बोलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री को बोलते हैं तृतीयक, 2 डिग्री को द्वितीयक और 1 डिग्री को प्राथमिक। तो यहाँ पे जो IUPAC नामकरण है उसमें संगत एल्केन के व्युत्पन्न इनको माना जाता है। संगत एल्केन माने कि मेथेन से बना मिथाइल, एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, और ये बनेगा C4H10 जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल या फिर ब्यूटाइल ही इसको कहा जाता है। तो यौगिक के संरचना सूत्र में अगर नामकरण करेंगे तो 11वीं में पढ़े होंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का पहले चयन करते हैं। कौन सा कार्बन श्रृंखला पहले है उसके बाद उसको चयन करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, कौन से एल्केन से बना हुआ है उसको देखेंगे। जैसे CH3 है तो इसका कहाँ से आया है, मेथेन से, तो मिथाइल है, और ये कहाँ से आया है तो एथेन से, तो इथाइल है। तो उसका जो मूल एल्केन है, संगत एल्केन, उसको वहाँ पे देखते हैं कि किससे ये बना है करके। उसके बाद सीधा जो कार्बन श्रृंखला चुने रहेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला, उसमें कार्बन परमाणुओं का नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 करके। तो नंबर उस सिरे से करते हैं जिधर से क्या रहेगा, उसमें हेलोजन आकर के जुड़ा रहता है। माने कि अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 से जुड़ा है तो इधर से 1, 2, 3 करके इसको नंबरिंग करेंगे। इसमें करेंगे यहाँ पे 1 से जुड़ा है तो यहाँ से इसको नंबरिंग करेंगे 1, 2,
तो ये भी 2 आएगा। यहाँ से भी करेंगे 1 2 तो ये भी 2 आएगा। तो जहाँ से हैलोजन जुड़ा रहता है वहीं से नंबरिंग करके लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। उसके बाद जो हैलोजन जुड़ा रहेगा उसको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, 2 ठो क्लोरो है तो डाइक्लोरो, 3 ठो है तो ट्राइक्लोरो, इस प्रकार से उसका नामकरण करते हैं। और जो पार्श्व श्रृंखला माने कि बगल में कोई चीज और जुड़ा हुआ है तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए जिस कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है उसका नंबर को वहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर CH3 रहता तो ये 1 और 2, दूसरे कार्बन पे CH3 है तो 2 मिथाइल इसको लिखते। इस प्रकार से कार्बन के पोजीशन के साथ इस ब्रांच वाले का नाम लिखते हैं। और अंत में जिस एल्केन से वो बना होता है उस एल्केन के नाम को लिख करके पूरा नाम को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें IUPAC नामकरण में नाम लिखा जाता है। उसके बाद आता है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अभी तक हम लोग जो हैलाइड देख रहे थे उसमें एक ही प्रकार के हैलाइड को देखे हैं जिसमें केवल एक ही हैलोजन किसी भी एल्किल या फिर एरिल से जा करके जुड़ता था। अब देखना है कि किसी यौगिक में अगर 2 हैलोजन उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इसका एग्जाम्पल है CH2 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो ये जो है CH2 है तो ये किससे बना हुआ है, C2H6 से बना है। C2H6 इसमें 6 हाइड्रोजन था, 2 कार्बन था तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, 2 कार्बन इसमें है और 4 हाइड्रोजन है। इसमें का क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उसकी जगह में 2 क्लोरीन इसमें आकर के जुड़ गया, तब जाकर के इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से 2 हैलोजन से जुड़ना और 2 हाइड्रोजन का बाहर निकलना, उसके बाद जो यौगिक बनता है वो क्या कहलाता है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन का पहले लंबी श्रृंखला देखेंगे तो इधर से देखेंगे फिर भी 2 कार्बन है, इधर से देखेंगे फिर भी 2, दोनों में क्लोरीन जुड़ा है तो किसी को भी 1 2 मान सकते हैं, ये पहला है ये दूसरा है। इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो दोनों के पोजीशन को लिखेंगे 1 2। अब 2 क्लोरीन है तो क्या आएगा, डाई। अब क्लोरीन के लिए आएगा क्लोरो। अब ये किससे बना हुआ है, एथेन से बना है। C2H6 से किसका सूत्र है, एथेन का। तो 1 2 फिर 2 है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो और किससे बना है, एथेन से, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। या फिर सामान्य नामकरण में 20 डाइक्लोरो, 2 के लिए 20 शब्द उपयोग करते हैं तो 20 डाइक्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। या फिर एथिलीन, क्योंकि एथेन से बना है तो एथिलीन डाइक्लोराइड भी इसको बोलेंगे। इस प्रकार से जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न है उनका नामकरण किया जाता है। उसके बाद आता है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और 3 क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे कि मेथेन है, CH4 है, इसमें क्या होगा, 3 हाइड्रोजन माइनस माने कि बाहर निकल जाएगा। अब इसमें 3 जो क्लोरीन है ये क्या होगा, प्लस होकर के यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C। और 3 हाइड्रोजन निकला तो कितना हाइड्रोजन बचा, 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन जुड़ रहा है तो Cl3, तो CH3 ये बन गया क्लोरोफॉर्म। यह है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। इसी प्रकार से CHBr3 रहेगा तो माने कि 3 ब्रोमीन आकर जुड़ेगा तो ब्रोमोफॉर्म और 3 आयोडीन आकर के जुड़ेगा तो आयोडोफॉर्म। इस प्रकार से ये 3 हाइड्रोजन के हटने
और 3 हैलोजन के जुड़ने से जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। 3 के लिए ट्राई शब्द है तो कहलाएगा ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। अब इसमें जब 3 की जगह 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और 4 हैलोजन उसमें आकर के जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे जो CH4 है इसी में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, माने कि बाहर निकलेगा। तो इस CH4 का 4 हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा C। अब 4 क्लोरीन यहाँ पे आकर के जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाएगा तो C और Cl4। इस प्रकार से जो यौगिक बनेगा 4 हाइड्रोजन निकलने और 4 क्लोरीन या 4 हैलोजन के जुड़ने से वो कहलाएगा टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। 4 के लिए टेट्रा शब्द आता है और इसका नाम क्या हो जाएगा, यह है कार्बन तो कार्बन रहेगा और 4 है तो टेट्रा और क्लोरीन है तो क्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न भी बनता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हेलो एरिन्स का नामकरण या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स। तो जो हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स, हेलो का मतलब है हेलोजन और एरिन्स का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। तो ये जो एरिन्स है ये बेंजीन रिंग के लिए है और हेलो किसके लिए है, हेलोजन के लिए। तो बेंजीन रिंग में जब हेलोजन जुड़ा रहेगा उसका नामकरण करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो पहले जो है एरिल हैलाइड, 2 प्रकार देखे थे इसमें, एक डायरेक्ट नाभिक से जुड़ा रहता था और दूसरा क्या था, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता था। तो सबसे पहले जो एरिल हैलाइड है उसमें डायरेक्ट नाभिक से जाकर के हैलोजन जुड़ेगा, उसका नामकरण पहले दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे यह है बेंजीन, उसका नाभिक यहाँ से क्लोरीन जाके डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका नाम क्लोरो, और यह है बेंजीन तो क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे Cl है तो इसका जब नामकरण करेंगे तो CH3 और इसका नाम क्या होता है, टालुइन, जिसको बोला जाता है टालुइन या टालविन। अब इतने को बोलेंगे टालविन। अब इस क्लोरो को आर्थोमेटा पैरा पोजीशन उस दिन देखे थे तो ये है 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये होगा 5वां, ये 6वां कार्बन। तो पहला और दूसरा कार्बन पोजीशन पे क्लोरीन और मेथिल ग्रुप है तो इसके जस्ट बगल में, माने कि ये पहला में है तो ये दूसरा में है तो ये क्या कहलाएगा, आर्थो पोजीशन। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो। इस प्रकार से लिखते हैं आर्थो को, मेटा को छोटे m से लिखेंगे और पैरा को स्मॉल p से लिखते हैं। तो यह इसके लिए हो जाएगा आर्थो और ये क्लोरीन है तो आर्थो क्लोरो और ये क्या कहलाएगा, टालविन। तो आर्थो क्लोरो टालविन इसका नाम होगा। अगर इसी में मेटा पोजीशन पे जुड़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 और 3 पहला और तीसरा पोजीशन पे है, इसके तुलना में तीसरा नंबर पे है तो ये क्या हो जाएगा, मेटा। क्लोरीन है तो क्लोरो और ये इसके लिए टालविन, मेटा क्लोरो टालविन। अगर ये तीसरा है, ये चौथे नंबर पे अगर क्लोरीन जुड़ा रहता तो यह होता पैरा क्लोरो टालविन। इस प्रकार से जो एरिल हैलाइड है उनका नाम लिखा जाता है। उसके बाद आएगा एरा एल्काइल हैलाइड। एरा एल्काइल हैलाइड का मतलब है कि जो बेंजीन रिंग है उसके बगल में एक मेथिल ग्रुप रहेगा, उसके साथ हैलोजन आकर के जुड़ेगा। तो यह है बेंजीन रिंग, इसमें जैसे कि CH3 जुड़ा हुआ है तो इसमें का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा उसके साथ जाकर के हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, एरा
एल्काइल हैलाइड, इसके लिए आ जाएगा एरा, ये है एल्काइल और हैलोजन इसमें जुड़ेगा तो हैलाइड। तो यहाँ पे जब CH3 रहेगा तो नहीं जुड़ सकता हैलोजन, क्योंकि 3 और 1 4 इसके संयोजकता संतृप्त है, इसमें का एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बचेगा, उसके बाद यहाँ पे हैलोजन आकर के जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा एरा एल्कालाइन हैलाइड। इनका जब नामकरण करते हैं तो इसको फिनाइल क्लोरो, अब इसमें जो CH2 और C6H5 इतने का नाम क्या है, बेंजाइल उसको कहा जाता है, इतने का नाम है बेंजाइल और इसका नाम है हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड। इसकी जगह में जब क्लोरीन रहेगा, इसकी जगह में जब क्लोरीन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड। इस प्रकार से इसका जो नामकरण करते हैं। अगर इसी को जो C6H5 है, यानी कि जो ये रिंग है, इसको फिनाइल भी बोला जाता है, इसको फिनाइल भी बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे फिनाइल, क्योंकि इतने का सूत्र होता है C6H5, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया है 6 होने से, तो ये हो जाएगा फिनाइल, ये होगा क्लोरो और ये होगा मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोरो मिथाइल भी कहा जाता है। उसके बाद जो बेंजाइल समूह है उसको देख लिए, C6H5 और CH2 को बेंजाइल समूह कहते हैं, और C6H5 CH अगर कहीं पे है, केवल इतना है, तो उसमें क्या होगा, इस कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए ये वाला ग्रुप पूरा जुड़ा है एक संयोजकता में, दूसरी संयोजकता में हाइड्रोजन है और कार्बन को 4 संयोजकता चाहिए, तो ये 2 और के साथ जाकर के जुड़ने की क्षमता यहाँ पे रखेगा। तो जो C6H5 और C है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले जो ग्रुप है उसका नाम हो जाता है बेंजल ग्रुप, यहाँ पे H रहेगा, इसका नाम है बेंजल ग्रुप। उसके बाद जो फेनिल ट्राइक्लोरोमिथाइल, अब यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या है, फिनाइल क्लोरोमिथाइल। इसमें जब 2 हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, 2 क्लोरीन जुड़ेगा, तो इसका नाम फिनाइल डाइक्लोरोमिथाइल। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हट जाएगा और 3 क्लोरीन जुड़ेगा, तो फिनाइल ट्राइक्लोरोमिथाइल। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। इसमें जो 2 बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ C से 2 जुड़ा था, अब इसका भी तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा इसके जैसे, और 3 ग्रुप के साथ जाकर के जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो ग्रुप या फिर बेंजो समूह इसको कहते हैं। इस प्रकार से इन सब का नामकरण किया जाता है। और एक आता है अगर लंबी कार्बन श्रृंखला वाले में यहाँ पे अगर CH2 और CH इस प्रकार से अगर आएगा तो इसका नामकरण करने के लिए कार्बन का नंबरिंग करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो 1 क्लोरो, पहले कार्बन से क्लोरो जुड़ा है, 1 क्लोरो, और इसी से ये फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। उसके बाद ये किससे बना हुआ है, 2 कार्बन है तो एथेन से बना है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन इसके नाम में आता है। इस प्रकार से IUPAC नामकरण में एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का नामकरण करते हैं। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म या फिर समावयता। तो समावयता का मतलब है 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका सूत्र एक समान रहता है, लेकिन उनमें संरचना में या फिर श्रृंखला में या क्रियात्मक समूह जो रहेगा उनके स्थान में अंतर पाया जाता है।
तो उस प्रकार के जो यौगिक हैं समअवयवी यौगिक कहलाते हैं और वह घटना समअवयवता कहलाएगी। तो यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है माने कि RX माने कि एल्किल हैलाइड है, ये दो प्रकार की समअवयवता दर्शाते हैं। पहला है स्थान समअवयवता और दूसरा है श्रृंखला समअवयवता। जो स्थान समअवयवता है उसमें क्या होगा, दोनों का सूत्र समान रहेगा, दो ठो यौगिक रहेंगे, दोनों का सूत्र समान रहेगा। पहले वाले यौगिक में क्लोरीन या फिर जो हैलोजन रहेगा वो किसी और कार्बन से जुड़ा रहेगा और दूसरा यौगिक में किसी और कार्बन से जाकर के जुड़ जाता है, इसलिए हैलोजन के स्थान में अंतर आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्थान समअवयवता। तो जो क्लोरोपेंटेन है CH3 CH2 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 CH, ये है क्लोरीन है तो क्लोरो, और इसमें 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, ये पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोपेंटेन। पेंटेन है तो 5 तो कार्बन है, तो अब पहले कार्बन से क्लोरीन इसमें जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। लेकिन इसी का जब समअवयवी देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यह जो क्लोरीन है यहाँ पे जुड़ा था और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा ऐसे, तो इसमें 2 हाइड्रोजन था, उसमें का एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन आके जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। तो इस प्रकार से स्थान समअवयवता पाया जाता है। दूसरा देखेंगे श्रृंखला समअवयवता। तो जो श्रृंखला समअवयवता है उसमें क्या होगा, इसी क्लोरोपेंटेन में श्रृंखला समअवयवता भी दिखेगा। श्रृंखला समअवयवता में 2 ठो यौगिक रहेगा, दोनों का सूत्र समान रहता है, उसमें कार्बन की संख्या समान रहेगी, हाइड्रोजन समान रहेगा, हैलोजन भी समान रहता है। लेकिन एक में क्या होगा, लंबी श्रृंखला पाई जाएगी और दूसरा में शाखा के रूप में ब्रांच वाला श्रृंखला पाई जाती है, तो वह जो समअवयवता है वह श्रृंखला समअवयवता कहलाएगा। यह है क्लोरोपेंटेन और पहले पोजीशन पे क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। इसी का जब श्रृंखला वाला देखेंगे तो ये हो जाता है CH3 CH2 CH और यहाँ से आएगा CH3 और CH2 और Cl। इसमें जो 5 तो कार्बन है सीधे सीधे लाइन में व्यवस्थित थे और इसमें क्या हुआ, ये जो 4 तो कार्बन है ये लाइन में है और 5वां कार्बन यहाँ से ब्रांच बना करके नीचे की ओर ब्रांच के रूप में उपस्थित है। तो एक में सीधी श्रृंखला है और एक में ब्रांच वाली श्रृंखला है, इसलिए ये क्या कहलाएगा श्रृंखला समअवयवता कहलाएगा। इस प्रकार से 2 प्रकार की समअवयवता इसमें पाई जाएगी। इसका नामकरण अगर करेंगे तो इसमें भी कार्बन को नंबरिंग करना पड़ता है, तो यह हो जाएगा 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है सीधी श्रृंखला में, इसको लेते तो 3 हो जाता, तो लंबी श्रृंखला हम लोग को चुनना है तो इसको ना लेकर के सीधी श्रृंखला देखेंगे। अब यहाँ से पहले पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण में आएगा 1 क्लोरो, दूसरा में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, उसके बाद ये क्या है पेंटेन, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, सॉरी पेंटेन नहीं होगा, इसमें मेथिल को श्रृंखला के रूप में लिखे हैं तो ये पेंटेन था, लेकिन ये पेंटेन नहीं होगा क्योंकि जो मेथिल है इसको तो अलग से लिख लिए हैं, तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम होगा। इस प्रकार से इसमें समअवयवता पाई जाती है। इसका बहुत सारा उदाहरण बुक में मिलेगा, उसको देखना है। इसके बाद जो हेलो एल्केन में C एक संबंध की प्रकृति है उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।